है। समीप जी, क्या चला वहां पे? आखिर ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स के किन ऐसी कौन सी ऐसी बात हुई जिससे ट्रम्प साहब इतना गंभीर हो गए और सतर्क हो गए ब्रिक्स को लेकर के? ब्रिक्स का जब मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, जब भी ब्रिक्स समिट होता है, अमेरिका को थोड़े बहुत टेंशन जरूर होती है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 70 साल से वेस्टर्न साइड डिक्टेट करते आई है डेवलपिंग इकोनॉमीज पे, अपना सारा हुकूमत चलाते हैं, वर्चस्व दिखाते आई हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर करता है एज ए डेवलपिंग नेशन कि हम लोग अब अपने बारे में सोचें। अगर आज हम ब्रिक्स का ब्लॉक को देखें तो हमारा सेल्फ कंजम्पशन पैटर्न, जो हम आपसी अपना खर्च, जो कंजम्पशन है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो पूरा कर सकते हैं। और हमारे को एक्चुअली में अमेरिका की इतनी खास जरूरत अब नहीं रही। यही डॉलराइजेशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें प्राइमरी चीज जो देखा जाए, ये स्टार्ट आज से नहीं, आज से 20 साल पहले हो गया। जब डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, वो तब से स्टार्ट हो गया। पैरेलल इकोनॉमीज ऑलरेडी बन चुकी, जिसमें अमेरिका और चीन का बहुत बड़ा रोल था, जो वहां पे बहुत बड़े हब्स हैं, और जहाँ पे यूएसडी का ट्रांजैक्शन कम होके बिटकॉइंस और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना स्टार्ट कर देते। तो किसी चुन देशों पे अपना डिक्टेटरशिप दिखाना, बिग डैडी बन के बताना कि अरे अब आप ये नहीं कर सकते, मैं आप पे ये कानून लगा दूंगा या आप पे सैंक्शन लगा दूंगा, अब आप स्विफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये सारी जो चीजें हैं, वो समय नहीं रहा। आज की डेट में हर देश का अपनी आवाज है, चाहे वो छोटे से छोटा देश हो या बड़े से बड़ा देश हो। आज सबसे बड़ा खतरा उनके लिए ये हो गया कि भारत तीसरे नंबर पे ऑलरेडी आ गई इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले लिए हैं बायलैटरल जो ट्रेड करने के अपने लोकल करेंसी में, यही फ्यूचर है। और मैं सहमत हूं अपने बाकी सारे पैनलिस्ट से कि ब्रिक्स करेंसी कहीं जल्द आते हुए नहीं दिखती, मगर ट्रेड और की ईज को, आपका एक उद्योगपति के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इंडस्ट्री बॉडी से हूं, मैं उद्योगपति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आज अगर कोई 1 किलो चावल भी भेजता है या 100 किलो चावल भेजता है, उसको अगर चाइना भेज रहा है, उसका यूएस डॉलर कन्वर्जन करता है, उसका रेट फ्लक्चुएशन का लॉस झेलता है, फिर वो युआन में वहां पेमेंट होता है हाइपोथेटिकली। तो ये जो चीज है, उसमें अननेसेसरली यूएस रॉयल्टी खा रहा था, इतने सालों से खा रहा था। आज अगर बायलैटरल ट्रेड होता है तो उद्योगपति ज्यादा मुनाफा खाता है और बेटर ट्रेड कर पाता है और फास्टर ट्रेड कर पाता है। उसको डेली यूएस रेट फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो सबको समझना पड़ेगा। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प जी, उनको भी समझना पड़ेगा कि टैरिफ लगाने से कोई डरने वाला नहीं है। ये देश डरने वाले हालांकि देश यहाँ पे नहीं है, एक हर जो किसी को एक दिक्कत दूसरे की होती जरूरत है, है। हाँ, ये जो आप सही कह रहे हैं कि हम लोग कई देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपस में करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन ये कितना फिजिबल है? अजय श्रीवास्तव जी, अब चाइना का साथ देखें तो 99 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है, रशिया का साथ देखो तो 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट कर भी लेंगे, आपस के करेंसी में लेन देन कर भी लेंगे, लेकिन एक सीमा तक ही हो पाएगा। ये पूरी तरह से सारे ट्रेड को कर पाएंगे, एक फिजिबल दिख रहा है आपको? देखिए, तो जैसे रशिया के साथ में हमारा काफ़ी बड़ा गैप है। हमारा इंपोर्ट काफ़ी अधिक, 60 बिलियन डॉलर करते हैं, एक्सपोर्ट 3-4 बिलियन करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोकल करेंसी ट्रेडिंग से नहीं कर सकते हैं। तो रशिया के पास जो रुपीज़ हो रहे हैं इकट्ठे, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड्स में या शेयर मार्केट्स में, या हो सकता है अच्छा। कल हम उनको सोना अपना देने को राजी हो जाएं उस वैल्यू का, वाई नॉट, ये सब कर सकते हैं। बट देखिए, ब्रिक्स करेंसी तो मैं सब लोगों से सहमत हूं कि अभी आने वाली नहीं है, केवल विचार के स्तर पे बात हो रही है, अमेरिका हो रहा है। लेकिन लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लोकल करेंसी ट्रेडिंग कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो डॉलर में ट्रेड कैसे होता है हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक में साउथ अफ्रीका से मुझे, मान लीजिए कि 1 टन सोना खरीदना है मुझे, तो मुझे पैसे देने हैं, मेरे पास तो रुपया है, डॉलर तो है नहीं। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास में, उनसे कहूंगा कि मुझे डॉलर दे दीजिए। तो मैं 1 टन का जितना भी डॉलर होगा उसके इक्विवेलेंट पैसे दूंगा, और बैंक का कमीशन दूंगा 2 से 2.5%। यही जब ये डॉलर खरीद के उसको साउथ अफ्रीकन, जो हमारा जो बायर सप्लायर है, उसको पैसे देंगे, तो बैंक से वो जो डॉलर उसको मिलते हैं, उसको वो रैंड में, साउथ अफ्रीकन जो करेंसी है रैंड, उसमें कन्वर्ट करेगा। बैंक वहां भी 2% लेगा। तो ये 4% जो है हमारा ट्रेड महंगा हो रहा है। अगर हम लोकल करेंसी ट्रेडिंग करते हैं
तो हमें ये 4% बचते हैं। इसलिए लोकल करेंसी ट्रेडिंग बिल्कुल जरूरी है, हर देश को ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम जब रुपए को डॉलर में हम कन्वर्ट करेंगे, डॉलर से रैंड में होगा, तो डॉलर एक रहेगा बीच में, लेकिन हम करेंगे लोकल करेंसी में, तो ये जो आर्बिट्रेज है हमारा 4%, 2+2, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकल ब्रिक्स करेंसी अभी नहीं आएगी, लोकल करेंसी ट्रेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये लोगों के पैसे बचाएगी। अभी थोड़े लेवल पे शुरू हुई है, धीरे धीरे ये काफी अधिक बढ़ेगी, तो डॉलर का अपने आप थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि इसमें मेरा ये मानना है कि हम लोग कोई एक तीसरी करेंसी या फिर ब्रिक्स जैसी करेंसी को लाने की बजाय क्या हम लोग एक कोई बेंचमार्क डेवलप कर लें क्या राजीव कुमार सर? जिस अभी डॉलर को हम लोग बेंचमार्क मानते हैं कि उसके जरिए रुपया कितना कमज़ोर है, कितना मजबूत है, युआन का क्या है, तो उस बेंचमार्क को मान के हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम करेंसी ना लाएं, एक ऐसा कोई इंडेक्स बना लें, उसके जरिए हम लोग उसके आधार पर हम लोग ट्रेडिंग करें। नहीं, उसके आधार पर ट्रेडिंग तो होती है, क्योंकि एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ का, उसको बहुत बहुत सारे मुल्क उसको आधार मानते हैं और अपना एक्सचेंज रेट उसी के हिसाब से नापते हैं, डॉलर के हिसाब से नहीं नापते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक 8 करेंसी बास्केट से हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करता है और 18 करेंसी बास्केट से भी करता है, तो हम अपना जो एक्सचेंज रेट है वो उसी हिसाब से तोलते हैं। मगर लक्ष्मण, सबसे बड़ी हमें समझना चाहिए कि ट्रम्प साहब ये क्यों कर रहे हैं, वो ये कि जो ये डॉलर जब रिजर्व करेंसी होता है और डॉलर के साथ जो ट्रेड होता है, तो उससे डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और यूएस जो है वो अपने डॉलर छाप देता है और अपना डेट जो है उसको बहुत कम रेट पर वो अपना डेट बढ़ा जाता है, उसका खर्चा होता जाता है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में सीनरेज कहते हैं। ये सीनरेज का जो एडवांटेज है वो इतना बड़ा है कि कई बहुत ज़्यादा बिलियन, आई कांट, मुझे एकदम से ठीक फिगर नहीं आते, मगर उसको बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिलता है। तो वो ये इस बात की आशंका को हटाना चाहते हैं कि हमारा सीनरेज का जो एडवांटेज है, अब आप बताइए, उनका डेट जो है वो जीडीपी से ज़्यादा हो गया है, उनका फिस्कल डेफिसिट जो है करीब 6.5-7% की दर हो रहा है। ये सब वो इस चीज़ को बना पा रहे हैं क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है और डॉलर जो है वो एक सीनरेज उनको एडवांटेज देता है, जिससे उनका इन्फ्लेशन कम रहता है, उनका डेफिसिट फाइनेंस होता है और उनका कंजम्पशन बढ़ा रहता है। तो वो अभी से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और सामने ना आ पाए। और मगर जो देखता हूँ वो ये, जो उन्होंने अभी कहा है और बात है, वो एक धमकी है, और इस धमकी को ठीक है, मगर जो ब्रिक्स के अपने कंट्रीज हैं और उनको अपनी एकजुटता और एक कोहेसिवनेस बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें किसी का आधिपत्य ना हो, लोग बराबर से सदस्य हों, और बराबर का अगर ये कोलिशन कर सकेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले दिनों में। जबकि पैक्स अमेरिकाना की हालत है वो जिस तरह से चल रही है, उन दिनों में, उस भविष्य में हमें ऐसा एक ब्लॉक अगर जो कोहेसिव हो और जो काम कर सके इक्वल, उसमें इक्वल मेंबरशिप के तौर पे, उसका पूरी दुनिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका इसमें कमेंट चाहूँगा कि डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत बुरा होगा। जो डेट है उसको उससे फाइनेंस करते हैं, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में, और ये चिंता को दूर करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। क्यों कहना सही होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण। एक तो $1 ट्रिलियन व्यापार में घाटा है, और ये जो उथल पुथल हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की जनवरी से, उसके चलते डॉलर का जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट गिरा है डॉलर पिछले जनवरी से अभी जून तक। तो आपने जैसे कहा कि वो डेट रीपेमेंट में उनको उसको लेकर मुश्किल हो सकती है। और ये गिरावट आप देखें कि 1973 में निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी को हटाया था, तब इस तरह की गिरावट हुई थी डॉलर की कीमत में, और उस 1973 के बाद आज पहली बार हो रही है। दूसरी बात कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, 10% बढ़ेंगे, 200% बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे, ये तो अलग बात है। पर इस सब उथल पुथल के चलते आज एक येल बजट लैब है अमेरिका में, वो करीब 1 शताब्दी से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है, और उनके अपने एस्टिमेट में आज के समय में यूएस का एवरेज जो टैरिफ है वो 17.6 पहुंच गया है।
जो अपने आप में पहले विश्व युद्ध के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब उस वक्त अमेरिका के टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़े थे और 1930 के दशक के बाद आज ये 2030 के दशक में चल रहे हैं, हम 2025 में चल रहे हैं, वो आज टैरिफ बढ़े। उससे क्या होगा कि अमेरिका के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। जो जरूरत है वो ये कि अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में और अच्छा बनाएं, उसको कंपेटिटिव बनाएं, तब व्यापार बढ़ता है। दूसरे देशों को धमकाने से, डराने से, टैरिफ बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता। उससे वही हो रहा है कि जब जिस तरह से आप प्रतिबंधन लगाते हैं दूसरों पर आप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे देश विकल्प सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से हटा जाए। और इसी में ब्रिक्स देश भी वही कर रहे हैं कि वो जो तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनका अपना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और कम से कम आपसी व्यापार में वो कोशिश कर रहे हैं, यहां तक हो सकता है लोकल करेंसीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो ट्रेंड है इस तरह का, वो उनकी चिंता है, पर उसको सुलझाने में उनकी रणनीति बिल्कुल विफल है मेरे हिसाब से। उसका कोई भी अभी तक फायदा सामने नजर नहीं आता है और कोई ना फायदा सामने नजर नहीं आया। लेकिन आप एम्बेसडर त्रिगुणायत, अभी भले ही जल्दीबाजी में, जिस जल्दीबाजी में ट्रंप हैं, उसमें रिएक्ट करके कई देश उनकी बात मान भी लें कि ठीक है जो कह रहे हो मान लेते हैं, लेकिन जिस दबाव को अपना रहे हैं, जिस तरीके से अपना रहे हैं, आपको लगता है कि आगे चल के कई सारे देश जो थोड़े बहुत भी सक्षम होंगे अपना विकल्प तलाशना शुरू कर दिए होंगे अभी से, और आगे चल के कुछ ना कुछ अपना विकल्प अपना लेंगे? बहुत दिनों तक दबाव की रणनीति चलनी नहीं है। देखिए, जहां तक बात है, आज की डेट में ज्यादातर देश ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्फ्रंट करे डायरेक्टली, चीन को छोड़ के, टू ग्रेट एक्सटेंट। ज्यादातर देशों की यह है कि किसी ना किसी तरह से ये 3 साल निकाल लिए जाए। मेनली दैट इज स्ट्रेटेजी मोस्ट कंट्रीज, कि इसको कम से कम उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करें। लेकिन उस सब के बावजूद ये आपने सही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो ऑल्टरनेट करेंसी, पहले पुराने जमाने में बार्टर हुआ करता था ना, उसी तरह का एक वो है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो देश सभी कर रहे हैं, भारत तो बिल्कुल एक्टिवली प्रोएक्टिवली कर रहा है विदाउट कन्फ्रंटिंग ट्रम्प, और वो जानते हैं इस बात को कि ऐसा होगा और अवश्य होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और आप ये देखिए, जो आगे आने वाला जो दुनिया का जो सिस्टम बनेगा, उसमें जियो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये एक जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का था, ऑल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म्स हैं, उन सब का बड़ा काम रहेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही। about 74 में जब निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, तो उसको मदद करने के लिए कौन आए आगे? उस वक्त मदद करने के लिए आए गल्फ कंट्रीज, जिनके पेट्रो डॉलर्स ने डॉलर को सपोर्ट किया थ्रू आउट। डॉलर एक साइकोलॉजिकल करेंसी है बेसिकली। अब वो देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रीज जो हैं, उन्होंने भी अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। वो ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिक्स के अंदर में, सीओ में, इन सब दूसरे जो नॉन वेस्ट या नॉन यूएस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें उनका रोल बढ़ा है। तो अभी अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जब सऊदी अरेबिया आए थे, तो क्या कह रहे थे? हर कंट्री में जाके वो $500 बिलियन खर्च करेगा, ये इतना करेगा, मैंने $1 ट्रिलियन ले लिया। तो ही इज ट्राइंग के उसको रैप अप, किसी तरह से सपोर्ट मिले उनको अपनी करेंसी का। तो मैं समझता हूं कि सब देशों का इस वक्त कोशिश तो यही है कि किसी ना किसी तरह कर पाए, और उसके लिए भारत जैसे देश जो है उसको, इसीलिए हमारी जो ये यूपीआई सिस्टम है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है सब जगह। आप ये सोचिए, चाहे वो यूएई के अंदर में है हमारा रूपी रियाल ट्रेड हो, चाहे हमारा दूसरा रशिया के साथ में ट्रेड है, तो 22 कंट्रीज, आई मीन व्हेन दे आर वर्किंग ऑन दिस। और अब देखिए, इस ब्रिक्स के अंदर में 5 बड़ी बड़ी सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो प्रेजेंट हैं उसके अंदर में, चाहे चीन को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए। और जहां तक हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात है, तो हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं वहां पर। वो आप देखिए, चाइना सबसे सेकंड नंबर पे हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई थर्ड फोर्थ ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो ये जो, जैसा राजीव कुमार साहब ने भी कहा, कि हमें जो है ब्रिक्स में रहने में बहुत बड़ा फायदा है। और भारत इसीलिए ये जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी चलाता है, मल्टी अलाइनमेंट वाली, उसका लाभ इसी तरह होना है। और आप ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा देश आज की दुनिया, आज के टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो भी अपना किसी के आधिपत्य में ना आए। सबसे बड़ी बात यह है
तो अपना स्वामित्व बना करके रख पाए किसी भी तरह से। तो ये सबकी एक मैं समझता हूँ एक पहल है और सबकी कोशिश भी है, और उसमें भारत एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए कितनी तैयार है? समीप शास्त्री जी, आवाज नेटवर्क चला गया था, बताइए। समीप शास्त्री जी, मैं पूछा था कि इंडस्ट्री कितनी तैयार है कि हम लोग आपस में करेंसी करके लेन देन करें, बार्टर सिस्टम जिसकी बात अभी कर रहे थे त्रिगुणाथ जी, ये कितना संभव है? ये बहुत ज्यादा संभव है, और मैं सारे पैनल से सहमत हूँ। और जैसे त्रिगुणाथ जी ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, और हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट इतना ग्रो किया, इसीलिए इकोनॉमी हमारा टोटल इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ा है। और एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग सारे तैयार हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे उतना